मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का विकास एवं प्रमुख घटनाएं, मुस्लिम लीग का गठन एवं कार्यप्रणाली, साथ ही भारत में होम रूल आंदोलन तथा रोलेट एक्ट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 में संगठन है और सूची 2 में संस्थापक का नाम दिया गया है। तो इसमें से उत्तर ए को सही माना गया है। ए में है अभिनव भारत का संबंध बताया गया है। संस्थापक इसका था बी.डी. सावरकर। मित्र मेला जो है इसके संस्थापक थे गणेश सावरकर। इंडियन रिपब्लिक आर्मी इसके संस्थापक थे एस सेन। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसके संस्थापक थे एस.एन. सान्याल। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। अभिनव भारत संस्था की स्थापना बी.डी. सावरकर ने 1904 में की थी। 1899 ईस्वी में बी.डी. सावरकर एवं गणेश सावरकर ने नासिक में एक गुप्त क्रांतिकारी दल मित्र मेला की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, मित्र मेला की स्थापना किसने किया था? तो उत्तर होगा बी.डी. सावरकर एवं गणेश सावरकर, है ना। कब किया था? तो 1899 ईस्वी में। फिर आगे बताया गया है कि 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत किया गया। यही मित्र मेला आगे जा कर के अभिनव भारत के रूप में जाना जाने लगा। अगला फैक्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1930 में एस सेन ने की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनें। सूची 1 में स्वतंत्रता सेनानी है और सूची 2 में संबंधित घटना का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमें बताना है। इसमें से ए को सही माना गया है ना। अब देखते हैं, ए में है स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस। इसकी घटना संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन से। दूसरा है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का संबंध बताया गया है ऑपरेशन पोलो से। इकबाल का संबंध बताया गया है, ये स्वतंत्रता सेनानी थे 1930 का मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन से। और अंत में है बटुकेश्वर दत्त, ये होगा सेंट्रल असेंबली में बम फेंके जाने से इनका संबंध था। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, है ना, इसे याद रखना है। 1938 में इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर है 1948 में सरदार पटेल के द्वारा ऑपरेशन पोलो को हैदराबाद के विलय के लिए चलाया गया था, है ना, इसे याद रखना है। 1930 का मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने की थी। बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, है ना। तो ये है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह साथ में थे। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें से डी को बोला गया है कि ये सही नहीं है। बाकी बात, भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, ये सही है। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, ये ओरिजिनल रूप से सही है। लेकिन अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, ये गलत है। इसकी चर्चा करते हैं। भगत सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए 1928 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किया। भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को वो मानते थे एवं समाजवाद के भी पक्के पोषक थे। हमें याद रखना है वो किन के सिद्धांतों को मानते थे, तो कार्ल मार्क्स के। फिर है HSRA के 2 सदस्य बटुकेश्वर दत्त, है ना। भगत सिंह ने ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा सेफ्टी बिल, जिसका कि उद्देश्य मौलिक अधिकारों का हनन था, के विरोध में केंद्रीय विधानसभा की खाली बेंचों पर बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। बम के साथ फेंके गए पर्चों पर लिखा था, बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि ये जो बोला गया था कि अधिक लोगों को मारना था, ये उद्देश्य नहीं था, ये सरकार तक अपनी बात को पहुँचाना था इनका मुख्य उद्देश्य। प्रश्न है, वासुदेव बलवंत फड़के को इतिहास में क्यों जाना जाता है? तो उत्तर है 1870 के दशक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। यह है बलवंत फड़के के बारे में। बलवंत फड़के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे, जिन्हें आदि क्रांतिकारी कहा जाता है। उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वराज ही किसानों को दयनीय दशा का दवा है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए सशस्त्र मार्ग का अनुसरण किया
और महाराष्ट्र, कोली, भील तथा धंगड़ जातियों को एकत्रित कर रामोशी नामक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया, है ना। इसे भी याद रखना है, रामोशी नामक क्रांतिकारी संगठन बलवंत फड़के ने खड़ा किया था। उन्होंने धनी अंग्रेजों साहूकारों को लूटा। उन्होंने कुछ दिन के लिए फन नगर को अपना नियंत्रण में ले लिया था और 1871 में बीजापुर में पकड़े गए तथा उन्हें काला पानी का दंड दिया गया। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें 1929 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी? तो इसका उत्तर है ए, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता। कानपुर में 1924 में बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में मोहम्मद अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी एवं नलिनी गुप्ता, M.N. राय, सिंगारखेलू चेटियार को जेल हुई। इस संगठन की 3 मुख्य आदर्श थे। पहला है कि भारतीय जनता में अहिंसावादी नीतियों के प्रति निरर्थकता की भावना पैदा करना तथा सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना। दूसरा है पूर्ण स्वतंत्रता हेतु प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना। तीसरा है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवाद विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। तो इस प्रकार से ये तीनों मुख्य बातें हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है संघ सूची, दूसरा है संस्थापक। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी को माना गया है। संघ है रोबोल्ट ग्रुप, इसका संबंध है सूरीसेन से। दूसरा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, संस्थापक इसके थे राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। और पंजाब नौजवान भारत सभा, इसके संस्थापक थे भगत सिंह। सूरीसेन ने चटगांव से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए इंडियन रिपब्लिक आर्मी रोबोल्ट ग्रुप का गठन किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सन्याल ने किया था। इसे याद रखना है। फिर है कि 1926 में नौजवान सभा का गठन भगत सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था नौजवान सभा का गठन? तो 1926 में। 1928 में नौजवान सभा के सदस्य हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए तथा इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पड़ा, है ना। यही नौजवान सभा कब कन्वर्ट हो गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में 1928 में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी को बताया गया है। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था 1906 में। पार्लियामेंटो सुधार हुआ था 1909 में और अनुशीलन समिति का गठन किया गया था 1902 में। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में संपन्न हुआ तो उदारवादियों एवं उग्रवादियों के मतभेद खुलकर सामने आ गए, है ना। इसी में हुए थे उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में मतभेद। इसकी अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ किया गया था? तो ढाका में हुआ था 1906 में। अगला है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909। वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव जॉन मार्ले उदारवादियों और मुस्लिमों द्वारा प्रस्तुत कुछ सुधारों पर सहमत हुए। उन्होंने सुधारों और उपायों का एक दस्तावेज तैयार किया जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला है कि अनुशीलन समिति का गठन 1902 में बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति था। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने इसकी स्थापना की, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा ने किया। तो यहाँ पे याद रखना है, कलकत्ता के बारे में पूछा जाएगा तो उत्तर होगा पी मित्रा, और जब मिदनापुर में के बारे में पूछा जाएगा तो होगा ज्ञानेंद्र नाथ बसु। यह है अनुशीलन समिति के संबंध में। अगला प्रश्न है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो हमें यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। पहला है कि भारत में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के मंद पड़ने के पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियों का तेजी से विकास हुआ। उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन के असफल होने के बाद युवा राष्ट्रवादियों का उनसे मोह भंग हो गया, फलस्वरूप वे क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ अग्रसर हुए। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के विचार के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें।
तो इसमें से असत्य कथन जो है वो डी को बोला गया है। क्रांतिकारी वे प्रेरणा जिसे उदारवादी दल के ने लोकप्रिय बनाया तथा उसमें विश्वास करते थे, ये कथन असत्य है। जबकि क्रांतिकारियों ने रूसी निहिलिस्टों एवं आयरलैंड के आतंकवादियों से प्रेरणा ली थी, ये सही है। क्रांतिकारी आतंकियों का विचार था अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए सभी भारतीयों को हिंसक गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए और क्रांतिकारी व्यक्तिगत तौर पर हिंसक कार्यों का बढ़ावा देते थे। तो इस प्रकार से ये तीनों सही है, लेकिन डी ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं आप पॉज करके, है ना, क्रांतिकारी के बारे में क्या विचार है। अगला प्रश्न है, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर डी को बोला गया है, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास में स्वदेशी आंदोलन की सफलता का महत्वपूर्ण योगदान था, ये कथन गलत है। बाकी युगांतर एवं संध्या पत्रिका ने बंगाल में क्रांतिकारियों विचारों का प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये सही है। युगांतर के कुछ प्रमुख लेखों का संग्रह मुक्ति कौन पाथे यानी कि मुक्ति किस मार्ग से नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। तीसरा है कि खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या इसलिए करना चाहते थे कि उनके युवकों को छोटे छोटे अपराध के लिए बड़ी बड़ी सजाएं दिया गया था। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन डी जो ऑप्शन है वो गलत है ना। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास में स्वदेशी आंदोलन की असफलता का मुख्य योगदान था। जबकि ऑप्शन में क्या है, स्वदेशी आंदोलन की सफलता, सफलता नहीं होगा, असफलता होगा। पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 12 में डकैती डाली थी। फिर है कि संकुचित सामाजिक आधार एवं व्यापक जनसहयोग के अभाव में बंगाल से क्रांतिकारी आतंकवाद का अंत हो गया। लास्ट में बताया गया है कि ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल से प्रकाशित क्रांतिकारी समाचार पत्रों एवं प्रकाशकों संपादकों का कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो डी के बारे में बताया गया है कि बंदी जीवन, ये बीटी सावरकर ने इसका प्रकाशन नहीं किया था, बल्कि इसका संपादक या प्रकाशक थे सचिंद्रनाथ सन्याल। बाकी संध्या का प्रकाशक थे ब्रह्मा बंदोपाध्याय, वंदे मातरम अरविंद घोष, युगांतर भूपेंद्रनाथ दत्त। फिर बताया गया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक की रचना बी.डी. सावरकर ने किया था, है ना। अगर बी.डी. सावरकर के बारे में पूछ दे इन्होंने किस पुस्तक की रचना किया था, तो उत्तर होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। बंगाल में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु सरकार ने 1900 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा 1908 में समाचार पत्र अधिनियम का सहारा लेकर क्रांतिकारियों का कुचलने का प्रयास किया। तो इसे भी हम लोगों को याद रखना है। प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमवार सजाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये क्रमवार है कि अलीपुर षड्यंत्र केस, है ना, पहला नंबर पे आएगा। अलीपुर षड्यंत्र केस दूसरा नंबर पे आएगा। राजधानी परिवर्तन थर्ड नंबर पे आएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, और फोर्थ पे आएगा सैंडर्स की हत्या। अब देखते हैं कब कब ये घटना घटित हुआ था। तो अलीपुर षड्यंत्र केस का घटना जो हुआ था 1908 में, राजधानी परिवर्तन जो हुआ था 1912 में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1924 में, और सैंडर्स की हत्या हुई थी 1928 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इसे भी याद रखना है। एक बार पॉज करके अब इसे ध्यान से देख लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काला क्रमानुसार सजाएं। तो ए को यहाँ पे सही माना गया है ना। ए में है ABCDC, यानी ए में है CR दास की मृत्यु जो कि हुई थी 16 जून 1925 को। फिर है बी में है बटलर समिति का गठन जो कि 1927 में हुआ था। फिर है माइक ओ डायर की हत्या, है ना, डायर की हत्या मार्च 1940 में हुई थी। और दांडी मार्च ये हुआ था 1930 में। तो इस प्रकार से बी के बाद डी होगा और लास्ट में सी होगा। प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार लूटकांड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें से उत्तर सी को बोला गया है। एक और दोनों कथन सत्य है। यहाँ पे हमें सत्य कथन को बताना था। सूर्य सेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी तथा चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। सूर्य सेन ने अपने सहयोगियों अनंत सिंह, गणेश घोष तथा लोकीनाथ बाउल के साथ मिलकर सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा के तले युवा क्रांतिकारियों द्वारा अप्रैल 1930 में शस्त्रागारों पर धावा बोल दिया। शस्त्रागारों पर कब्जा करने के बाद सूर्य सेन ने शस्त्रागार के बाहर राष्ट्रीय झंडा फहराया। सूर्य सेन को 1933 में गिरफ्तार किया गया तथा 1934 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अगला प्रश्न है, पंजाब में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के लिए निम्न में से कौन से कथन उत्तरदायी नहीं था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कठोर बालाश्रम, है ना।
ये उत्तरदायी नहीं था। बाकी अकाल, भू राजस्व में सिंचाई कर में वृद्धि, जमींदारों द्वारा आरोपित बेकार प्रथा, ये सभी कारण सही है, लेकिन सी ऑप्शन सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो कठोर बाल श्रम पंजाब में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के विकास हेतु उत्तरदायी नहीं था, है ना। ये जो है ये उत्तरदायी कारक नहीं था। बाकी पंजाब में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय में अनेक तत्वों ने सम्मिलित भूमिका निभाई, जो इस प्रकार है ना। अकाल की बारंबारता, भू राजस्व एवं सिंचाई कर में वृद्धि, जमींदारों द्वारा आरोपित बेकार प्रथा, बंगाल की घटना इत्यादि। इसके साथ ही लाला लाजपत राय एवं भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने भी पंजाब में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी है, 1 एवं 3 जो घटना है वो सत्य है। दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 23 दिसंबर 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंकने के साथ हुई। साथ ही इस घटना के दोषियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस का नाम से मुकदमा चलाया गया। ये दोनों सही है। दूसरा ऑप्शन गलत है। इस घटना में मास्टर अमीरचंद एवं बसंत कुमार मुख्य भूमिका में थे, ये गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं ये गलत क्यों है। तो दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की मुख्य भूमिका रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र सन्याल ने किया था, है ना। घटना के बाद पुलिस ने कुल 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी, दीनानाथ, वसंत कुमार इत्यादि थे। प्रश्न है कि प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्ति एवं उनकी गतिविधियों से संबंधित केंद्र का कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो यहाँ पर डी को बोला गया है। श्री SR राणा जो कि टोक्यो है, ये बेमेल है। बाकी मदन लाल ढींगरा लंदन, ये सही है। लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को, ये भी सही है। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय बर्लिन, ये भी सही है। बोलता है कि मदन लाल ढींगरा ने लंदन में विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लाला हरदयाल ने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने जर्मनी के बर्लिन में अपनी गतिविधियां चलाई। और लास्ट में बोला गया है श्री SR राणा एवं मैडम भिखाजी कामा ने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई। जो टोक्यो है इस कारण से वो गलत है, यहाँ पे होना चाहिए पेरिस। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। दूसरा है 1906 ईस्वी में इन दोनों युवकों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार का प्रकाशन किया। तीसरा है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने किया। इस समाचार पत्र ने क्रांति के प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से सभी को बोला गया है, सभी सत्य है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से ज्ञानेंद्र नाथ बोस एवं मिदनापुर में अनुशीलन समिति का गठन 1902 ईस्वी में किया गया। इसका उद्देश्य था खून के बदले खून, है ना, याद रखना, खून के बदले खून था अनुशीलन समिति का उद्देश्य। इसके अलावा बंगाल में सहृदय समिति, स्वदेशी बंधव समिति, व्रती समिति, है ना, बंगाल में सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारी समितियां थी। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो इनमें से डी को बोला गया है असत्य है। वरिंद्र घोष एवं अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस में मौत की सजा सुनाई गई, ये गलत है। बाकी बात प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने हेतु उस पर बम फेंका, ये सही है ना। याद रखना है, प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस किस पर बम फेंका, तो किंग्सफोर्ड को मारने हेतु। खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को फांसी दे दी गई, ये भी सही है। और फिर है वरिंद्रनाथ घोष एवं अरविंद घोष पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, ये भी सही है। डी गलत है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इस केस में वरिंद्र घोष को आजीवन कारावास की सज़ा मिली, है ना, वरिंद्र घोष के बारे में बोल रहा है। और अरविंद घोष को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया। अगला फैक्ट है कि 1905 में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांति से संबंधित पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर सावधानीपूर्वक विचार करें। इसका उसमें से सही कथन हमें बताना है। तो ए को सही बोला गया, 1 और 2। बाघा जतीन के नाम से पुलिन दास मुखर्जी प्रसिद्ध थे। फिर है रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। तीसरा गलत है कि गिरफ्तारी से बचने हेतु रास बिहारी बोस रूस चले गए थे, ये गलत है। रास बिहारी बोस ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। अवध बिहारी, अमीरचंद्र, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार को गिरफ्तार कर इन पर दिल्ली षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था।
22वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह को गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया। पृथ्वी सिंह, परमानंद करतार सिंह, विनायक सावरकर, जगत सिंह आदि पर लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। इसी दौरान अजीत सिंह ने लाहौर से भारत माता नामक अखबार निकाला। भारत माता अखबार किसने निकाला? तो याद रखना है, अजीत सिंह ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन सी है, कामा एक ईसाई परिवार से संबंधित थी, ये गलत है। बाकी बात, इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम हंट कर्जनवाइली को गोली मारकर लंदन में हत्या कर दी, है ना, इसे याद रखना है। हंट की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने। अगला है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक महत्वपूर्ण सहयोगी मैडम भिखाजी कामा थी, ये भी सही है। पहली बार भारत से बाहर तिरंगा मैडम भिखाजी कामा द्वारा जर्मनी के स्टुगार्ड में फहराया गया, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मैडम भिखाजी कामा एक पारसी परिवार से संबंधित थी, है ना, जबकि यहाँ बताया गया है ईसाई परिवार, ये नहीं होगा, पारसी परिवार होगा। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुगार्ड में पहली बार भारत के बाहर तिरंगा फहराया। कब फहराया? तो 1907 में जर्मनी में। फिर है, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। इसमें बताया गया है संगठन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसके संस्थापक कौन थे? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक थे रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। और अभिनव भारत के बी.डी. सावरकर थे। स्थापना का वर्ष देख लीजिए। इंडियन हाउस 1905, स्थान लंदन, संस्थापक श्यामाजी कृष्ण वर्मा। अभिनव भारत 1904, कहाँ स्थापना हुआ था? तो नासिक में, इसके संस्थापक थे बी.डी. सावरकर। गदर पार्टी 1913, स्थान सैन फ्रांसिस्को, संस्थापक लाला हरदयाल। आज़ाद हिंद फौज 1942, कहाँ हुआ था? सिंगापुर में, संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942, कहाँ हुआ था? बर्लिन में, संस्थापक थे रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 1902 में बंगाल में संगठित पहला क्रांतिकारी समूह था। दूसरा है, इसका आयोजन रास बिहारी घोष ने किया था। तीसरा है कि इस संस्था के ने युगांतर नामक साप्ताहिक का पत्र प्रारंभ किया था। तो हमें यहाँ पर सही कथन बताना है। तो 1 और 3 को सही बताया गया है कि इस संस्था ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया था और यह 1902 में बंगाल में संगठित पहला क्रांतिकारी समूह था, है ना। दूसरा गलत है, इसके आयोजक रास बिहारी घोष ने किया था, ये गलत है। पहला क्रांतिकारी समूह 1902 में मिदनापुर ज्ञानेंद्रनाथ बसु और कलकत्ता में प्रमोथा मित्तर द्वारा स्थापित अनुशीलन समिति, जिसमें जतिन्द्रनाथ बनर्जी, वरिंद्र कुमार घोष एवं अन्य शामिल थे। अनुशीलन जैसे वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त के भीतर एक आंतरिक मंडल ने साप्ताहिक समाचार पत्र युगांतर शुरू किया और कुछ असफल कार्यवाहियां आयोजित की, है ना। प्रश्न है, कथन 1 और कथन 2 यहाँ पे दिया गया है। पहला है कि कथन 1 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस अलीपुर षड्यंत्र मामले में शामिल थे। दूसरा है, रास बिहारी बोस को सचिंद्र सन्याल दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में शामिल थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बोला गया है, दोनों कथन सत्य हैं। कथन 1 सही है। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक विशेष रूप से परिपीड़क श्वेत जज किंग्सफोर्ड को ले जा रही गाड़ी पर बम फेंका। किंग्सफोर्ड गाड़ी में नहीं था। दुर्भाग्य से इसके बजाय 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। फिर है कि प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली, है ना। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था? खुद को गोली मार लिया था। जबकि खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। घोष बंधुओं अरविंदो और बरिंद्र सहित पूरे अनुशीलन समिति को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस पर अलीपुर साजिश मामले में मुकदमा चलाया गया था, जिसे विभिन्न रूप से मणिकटोला बम साजिश या मुरारी पुकुर साजिश कहा जाता था। बरिंद्र घोष का घर कहाँ है? तो ये कलकत्ता के मानिकटोला उपनगर के मुरारी पुकुर रोड पर था। कथन 2, यह कथन सही है। 1908 में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए पुलिन दास
के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन द्वारा बर्रा डकैती का आयोजन किया गया। रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने दिसंबर 1912 में चांदनी चौक के माध्यम से एक जुलूस दिल्ली की नई राजधानी में अपना आधिकारिक प्रवेश करते समय वायसराय हार्डिंग पर एक बम हमला किया। हार्डिंग घायल हो गए लेकिन मारे नहीं गए। हत्या के बाद की जांच के कारण दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया। तो इसे भी याद रखना, पॉज करके एक बार आप इसे देख लें। प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस प्रकार के उग्र राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किया। यहाँ पे है गणपति उत्सवों का आयोजन, शिवाजी उत्सवों का आयोजन, मित्र मेला का आयोजन, संध्या नामक पत्रिका के माध्यम से। तो इसका उत्तर है 1 और 2। देखिए एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि 1890 के दशक के दौरान तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सवों और अपनी पत्रिकाओं केसरी और मराठा के माध्यम से हिंसा के उपयोग सहित उग्र राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किया। उनके 2 शिष्यों चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने 1897 में पूना के फ्लैग कमिश्नर रैंड और एक लेफ्टिनेंट आर्यस की हत्या कर दी। सावरकर और उनके भाई 1899 में एक गुप्त संस्था मित्र मेला का आयोजन किया। तो मित्र मेला का आयोजन किसने किया था? तो सावरकर और उनके भाई ने कब किया था? तो 1899 में। ये एक संस्था थी। फिर है कि क्रांतिकारी गतिविधियों की वकालत करने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में बंगाल में संध्या और युगांतर और महाराष्ट्र में काल शामिल थे। भारतीय होम रूल सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसकी शुरुआत 1905 में बॉम्बे भारत में हुई थी। इसकी शुरुआत श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की थी। फिर है कि इसके ब्रिटिश भारत में स्वशासन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने की मांग की। फिर है IHRS केवल भारतीयों के लिए सदस्यता के लिए खुला था। तो यहाँ पर हमें सही कथन बताना है जिसमें कि 2, 3, 4 को सही माना गया है। एक जो है इसकी स्थापना 1905 में बॉम्बे में है ना हुई थी, ये गलत है। अब देखते हैं भारतीय होम रूल सोसाइटी के बारे में ये गलत क्यों है। तो पहला कथन गलत है क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था इसकी स्थापना, है ना। भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में एक इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस, भारत के कट्टरपंथी युवाओं को लाने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना और एक पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट शुरू की थी। सावरकर और हरदयाल जैसे क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सदस्य बने। दूसरा कथन यह सही है, तीसरा भी सही है ना। तीसरा में बताया गया है कि इसने ब्रिटिश भारत में स्वशासन के उद्देश्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया। संगठन की स्थापना ब्रिटेन में भीखाजी कामा, दादा भाई नौरोजी और SR राणा सहित कई प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों के समर्थक थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय ब्रिटिश समिति का प्रतिद्वंदी संगठन होना था। चौथा कथन ये भी सही है कि इसका एक लिखित संविधान था और इसका घोषित उद्देश्य भारत के लिए होम रूल को सुरक्षित करना और सभी व्यावहारिक तरीकों से इस देश में वास्तविक स्थिति का प्रचार करना था। IHRS केवल भारतीयों के लिए सदस्यता के लिए खुला था और इसे ब्रिटेन में भारतीय छात्रों और अन्य भारतीय आबादी के बीच महत्वपूर्ण समर्थन मिला था। अगला प्रश्न है कथन 1 इंडियन हाउस की स्थापना रास बिहारी घोष ने की थी और कथन कारण R यह भारतीय छात्रों के लिए केंद्र था तथा भारत के कट्टरपंथी युवाओं को लाने के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरू की गई थी। तो यहाँ पर बोला गया है कि A गलत है लेकिन R सत्य है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस की नामक से कट्टरपंथी युवाओं को लाने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना और एक पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट शुरू की थी। सावरकर और हरदयाल जैसे क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सदस्य बने। अगला प्रश्न है मैडम जी भीखाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से हमें सही कथन बताना है। तो बोला गया है कि 1, 2 और 4 सही है। उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। फिर है वह विदेश में भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, ये भी सही है। तीसरा गलत है क्योंकि गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक थी, ये गलत बोला गया है। चौथा सही है, उन्होंने एक भारतीय राष्ट्रवादी प्रकाशन वंदे मातरम की स्थापना की, ये भी सही है। अब एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। महाद्वीप पर नए केंद्र उभरे पेरिस और जिनेवा, जहां से मैडम भीखाजी कामा एक पारसी क्रांतिकारी जिन्होंने फ्रांसीसी समाजवादियों के साथ संपर्क विकसित किया था और जिन्होंने वंदे मातरम निकाला और
अजीत सिंह ने संचालित किया। 1909 के बाद जब एंग्लो जर्मन संबंध बिगड़ गए तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन को अपने आधार के रूप में चुना। अगला फैक्ट है, उन्होंने 22 अगस्त 1907 को स्वतंत्र भारत के ध्वज की शुरुआत संस्करणों में एक को फहराया था, जब जर्मनी के एक शहर स्टटगार्ट, है ना, नाम याद रखना है, एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। तब वह विदेशी राष्ट्र में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गदर पार्टी की स्थापना 1933 में लाला हरदयाल ने की थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। तीसरा है, तारकनाथ दत्त ने इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। चौथा है, इसकी स्थापना सदस्य क्रांति के माध्यम से भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति कराने के लिए की गई थी। तो हमें यहाँ पे सही कथन बताना है। तो 1, 2 और 4 को सही माना गया है। 1, 2 और 4 को। तारकनाथ दत्त इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ये गलत है ना। पहला है, यह सही है, सैन फ्रांसिस्को में बस गए लाला हरदयाल ने पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन गदर पार्टी की स्थापना की। ये दूसरा कथन भी सही है, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। तीसरा कथन गलत है, इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना थे, है ना, इसे याद रखना है। चौथा कथन सही है, इसकी स्थापना सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है कथन 1 और कथन 2। कथन 1 में है, आनंदमठ उपन्यास फिरोज शाह मेहता द्वारा लिखा गया। दूसरा है, उपन्यास का हिस्सा वंदे मातरम गीत असहयोग आंदोलन का गाना बन गया था। तो यहाँ पे हमें बताना है सही गलत कौन सा है। तो डी को बोला गया है कि दोनों कथन असत्य है ना। आनंदमठ नोबेल बंकिम, है ना, आनंदमठ नोबेल बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। दूसरा कथन भी गलत है, आनंदमठ को बंगाल के क्रांतिकारियों ने खूब पढ़ा। वंदे मातरम गीत जो उपन्यास का हिस्सा है स्वदेशी आंदोलन का गाना बन गया था, है ना। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कथनों पर विचार करने को बोलता है और इनमें से हमें सही कथन को चूज करना है। तो बी को बोला गया है 2, 3, 4 सही है। तो देखते हैं कथन है क्या। पूरे देश में एक हिंसक क्रांतिकारी जन क्रांति शुरू करना। फिर है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु स्वदेशी डकैतियाँ आयोजित की। तीसरा है कि ब्रिटेन के शत्रुओं से सहायता की आशा से सैन्य षड्यंत्र रचे। और चौथा है लोकप्रिय अधिकारियों की हत्याएं आयोजित करना। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से क्रांतिकारी कार्यक्रम है। तो यहाँ पर बोला गया है कि 2, 3 और 4 जो है ये इसका सही उत्तर है। 1 है, पूरे देश में एक हिंसक जन क्रांति शुरू करना, ये गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। क्रांतिकारियों ने देश भर में हिंसक जन क्रांति शुरू करने या सैन्य की वफादारी को कमज़ोर करने का प्रयास करने के विकल्पों पर विचार किया, लेकिन उन्हें लागू करना व्यवहारिक नहीं लगा, है ना। इस कारण से पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। बाकी बात जो है, उन्होंने रूसी शून्यवादियों या आयरिश राष्ट्रवादियों के नक्शे कदम पर चलना शुरू किया। फिर है, व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्यों में स्वतंत्र क्रांतिकारियों के बीच अलोकप्रिय अधिकारियों के साथ साथ गद्दारों और मुखबिरों की हत्या का आयोजन शामिल था। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए स्वदेशी डकैतियां आयोजित की और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के शत्रुओं की सहायता की आशा से सैन्य षड्यंत्र रचे। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारत रक्षा अधिनियम वर्ष 1915 में पारित किया गया था। दूसरा है, यह अधिनियम गदर आंदोलन और बंगाल में अनुशूलन समिति का कुचलने में सहायक था। तो इसमें से 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी चौकियों में सशस्त्र विद्रोह के लिए 21 मार्च 1915 की तारीख तय की। अंतिम क्षण में विश्वासघात के कारण योजना विफल हो गई। अधिकारियों ने भारत रक्षा नियम 1915 की सहायता से तत्काल कार्रवाई की। दूसरा है, विदेशों के युद्धकालीन खतरों का सामना दमनकारी उपायों की एक जबरदस्त श्रृंखला के साथ किया, जो 1857 के बाद से सबसे तीव्र था और सबसे बढ़कर 1915 में मुख्य रूप से गदर आंदोलन को कुचलने के लिए पारित भारत रक्षा अधिनियम द्वारा बिना मुकदमे के बड़े पैमाने पर हिरासत में लिया गया। विशेष अदालतें बेहद कड़ी सजाएं दे रही थी। सेना के जवानों पर कई बार कोर्ट मार्शल किया गया। बंगाल के क्रांतिकारियों और पंजाब गदरियों के अलावा कट्टरपंथी पैन इस्लामवादियों, अली बंधुओं, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी को वर्षों तक नज़रबंद रखा गया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें कहता है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन क्रांतिकारी गतिविधियों के पतन के कारण हैं।
तो उपर्युक्त सभी को बोला गया है। पहला है कि कठोर कानूनों की एक श्रृंखला के साथ सरकारी दमन, फिर है लोकप्रिय प्रतिक्रिया का अभाव, तीसरा है कि भारत रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, और चौथा है गांधी जी का आगमन। इन सभी कारणों से क्रांतिकारी गतिविधियों का पतन हुआ। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1918 के बाद कई कारणों से क्रांतिकारी गतिविधियाँ अस्थायी रूप से रुक गई, है ना। फिर है कठोर कानून के बारे में बताया गया है, फिर लोकप्रिय प्रतिक्रिया का अभाव है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और सरकार ने भारतीय रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। नए संवैधानिक सुधारों, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहते हैं, पर चर्चा शुरू हुई, जिसके समझौते का माहौल तैयार हुआ। फिर है गांधी जी राष्ट्रीय परिदृश्य पर आए और उन्होंने अहिंसक तरीकों पर जोर दिया, जिससे क्रांतिकारी गतिविधियों पर भी रोक लग गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर सूर्य सेन के साथ मुकदमा चलाया गया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई? तो इसका उत्तर है कल्पना दत्त। कल्पना दत्त जो सिर्फ 16 साल की थी जब उन्होंने चटगांव सत्याग्रह पर छापे का नेतृत्व किया। उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद उनकी सज़ा कम कर दी गई। तो इसे भी याद रखना है कल्पना दत्त के बारे में। यहाँ पर एक और फैक्ट है कि कल्पना दत्त और प्रीतिलता बादेदार चटगांव से जुड़ी थी। 1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में शस्त्रागार पर छापा मारा गया, तो है ना। एक और क्रांतिकारी है कल्पना दत्त के साथ साथ हमें याद रखना है प्रीतिलता के बारे में भी। प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार छापे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से डी को बोला गया है कि सत्य है 1, 2 और 4। इसका नेतृत्व सूर्य सेन के क्रांतिकारी समूह द्वारा भारतीय रिपब्लिकन सेना ने किया। इन्होंने गुरिल्ला शैली से ऑपरेशन करके चटगांव पर कब्जा करने के लिए विद्रोह की योजना बनाई। फिर है कि भारतीय गणतंत्र सेना का नाम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर रखा गया था। लेकिन तीसरा जो है ये ऑप्शन गलत है। 18 अप्रैल 1929 की रात्रि सूर्य सेन ने चटगांव के शस्त्रागारों पर छापा मारा, ये गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 18 अप्रैल 1930 को बंगाल के चटगांव शस्त्रागार से पुलिस और सहायक बलों शस्त्रागार पर धावा बोलने का प्रयास किया गया। इस कार्यवाही और छापेमारी का नेतृत्व सूर्य सेन ने किया। सूर्य सेन के अलावा इन देशभक्तों में गणेश घोष, लोकेनाथ बल, निर्मल सेन, अंबिका चक्रवर्ती, नरेश राय, शशांक दत्ता, अर्धेंदु दस्तीदार, हरिगोपाल बल, तारकेश्वर दस्तीदार, अनंत सिंह, जीवक गोपाल, आनंद गुप्ता, प्रतिलता बादेदार, कल्पना दत्ता आदि शामिल थे। फिर है कि विचार चटगांव में 2 मुख्य शस्त्रागारों पर कब्जा करने और फिर टेलीग्राफ और टेलीफोन कार्यालय को ध्वस्त करने का था। इसके बाद यूरोपीय लोगों की हत्या की जानी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग की स्थापना के उद्देश्यों में शामिल नहीं था? तो इसका उत्तर है ए, मुसलमानों को हिंदुओं से जोड़ने के लिए। बाकी बात मुस्लिमों के बीच अंग्रेजी की छवि सुधारना, ये सही है। भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों के मन में घृणा पैदा करके उन्हें कांग्रेस में शामिल होने से रोकना, ये सभी ऑप्शन जो है ये सही है। ए जो है वो शामिल नहीं था ये मुस्लिम लीग की स्थापना के उद्देश्य में। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि मुस्लिम लीग के उद्देश्यों में मुसलमानों को हिंदुओं से जोड़ना शामिल नहीं था। मुस्लिम लीग की स्थापना के अन्य उद्देश्यों में मुस्लिमों की मांगों को सरकार तक पहुंचाना, भारतीय मुसलमानों की ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाना आदि था। प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों हेतु अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। दूसरा है कि अंग्रेजी सरकार ने मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचक मंडल की मांगों को 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा प्रदान किया। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो बोला गया है कि उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था। लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें से डी जो है वो असत्य है। इस शिष्टमंडल को भेजने के पीछे मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ था, ये कथन असत्य है। बाकी बात, आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। दूसरा है, अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्चबोल्ड इस प्रतिनिधिमंडल के जनक थे। तीसरा है, इस प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन की व्यवस्था हेतु मुसलमानों हेतु
पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, ये सभी सही है। डी गलत है। इसका उत्तर देखते हैं। मुस्लिमों के एक प्रतिनिधिमंडल को 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को शिमला में वायसराय से मिलने हेतु भेजने के पीछे अंग्रेज उच्च अधिकारियों का हाथ था, है ना। किसका हाथ था? तो अंग्रेज के उच्च अधिकारियों का हाथ था। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य फूट डालो एवं राज करो की नीति थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को भारत विभाजन की आधारशिला के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है मार्ले मिंटो सुधार 1909, है ना। मार्ले मिंटो सुधार 1909 को भारत विभाजन की आधारशिला कहा जाता है। इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। यहीं से सांप्रदायिकता के बीज भारत में पड़ा। इसके तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है 1940 में मुस्लिम लीग की अधिवेशन कराची में हुआ था। दूसरा है अंग्रेजी मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो इनमें से हमें सत्य कथन बताना है। तो बोला गया है सिर्फ 2 सही है ना। एक जो है वो गलत है। देखते हैं। 23 अक्टूबर 1939 ईस्वी को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। चूँकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो रिमेनिंग हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को अगले क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।